नमस्कार, स्वागत है आपका 6 की बात में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल की खबर से। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में लोक हित से जुड़े हुए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के फैसलों की जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने दी है। सरकार 5 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू करेगी और जिसके जरिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आगे के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के लिए नमन मिशन को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 5 साल में 100 करोड़ रुपए का राज्य अनुदान दिया जाएगा। नर्मदा जल की स्वच्छता, प्रदूषण रोकने, घाटों की सफाई को लेकर भी विशेष तौर पर फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 35 नए पदों की मंजूरी दी गई है। वहीं विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए 5 साल में 491 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो नमन मिशन नर्मदा को निर्मल करने के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए 491 करोड़ रुपए, 4 वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी दी गई है। निवेश के लिए मध्य प्रदेश के 11 स्थान चयनित किए गए हैं। मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मंजूरी दे दी गई है। 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। तो देखिए, युवाओं को लेकर खासतौर पर फोकस करने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो किया गया है और कहीं ना कहीं युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों की स्वीकृति के लिए भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। 7 जो पहले के पद हैं उनकी निरंतरता के संदर्भ में भी आज कैबिनेट में चर्चा होकर निर्णय हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें लगभग आगामी 5 सालों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाओं का प्रस्तावित किया गया है। भोपाल की माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार यूनिवर्सिटी के अभ्युदय 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारिता की भूमिका, विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को लेकर बात की है और सीएम ने कहा है कि 36 वर्षों में विश्वविद्यालय ने मीडिया के हर माध्यम को आगे बढ़ाया है। उन्होंने वाल्मीकि, नारद और वीर सावरकर के उदाहरण देते हुए पत्रकारिता की परंपरा का उल्लेख किया। आपातकाल के दौरान पत्रकारों के विरोध को भी उन्होंने याद किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों और शिक्षकों से फेक न्यूज से बचने, नेक न्यूज को बढ़ावा देने की अपील भी की। 36 साल हुए हैं इस विश्वविद्यालय, लेकिन आज तक किसी विद्यार्थी से आपस में 36 का आंकड़ा नहीं हुआ है। कहाँ वाल्मीकि जी के ध्यान में आया होगा कि वो रामायण पूरी इनको सुनाए और रामायण में वो संगीतबद्ध होकर इतना बढ़िया स्वर के साथ अयोध्या तक पहुंचाया। आजादी के समय वीर सावरकर जी ने अपने बलबूते पर एक पत्रकार का रोल क्या हो सकता है, ये हमारे आजादी के पहले के पत्रकारों का कितना बड़ा उदाहरण है, जो अपनी पत्रकारिता के बलबूते पर अपना सही इतिहास लिखने के लिए लंदन पढ़ने जाते हैं। गुना में बलराम कृषि महोत्सव का मंच उस वक्त सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया जब महिलाओं को लेकर दिए गए विधायक पन्ना लाल शाक्य के बयान पर भाजपा की ही चाचोड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने आपत्ति जता दी। शाक्य ने रामायण और महाभारत के उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाओं से जुड़े हुए प्रसंगों के कारण बड़ी संख्या में पुरुषों की मौत हुई है। इस पर प्रियंका पेंची ने महिला विरोधी और अपमानजनक टिप्पणी इसको बता दिया। मंच पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। वही जवाब में शाक्य ने कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और फिर प्रियंका से बैठने के लिए खुद ही कह दिया। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये कहा को तुम पराई स्त्री को ले आए हो,
ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मरी। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भिंड में हुए सड़क हादसे और 8 लोगों की दर्दनाक मौत के मामले को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। जयवर्धन सिंह का यह कहना है कि हादसा बहुत दुखद है। भिंड के लोग लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आखिर में काम क्यों नहीं हो पा रहा है, उस पर रोक क्यों लगी हुई है। जबकि भिंड को देखें तो वहीं पर बीजेपी के सांसद हैं, वहां से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी आते हैं, बावजूद उसके काम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। जबकि आम लोग ही नहीं बल्कि साधु संत भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा के द्वारा वंदे मातरम के अपमान से जुड़े सवाल पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि ये सब बेबुनियादी आरोप है। भिंड के निवासियों की बहुत पुरानी मांग है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो काम पॉलिट का होना चाहिए क्यों नहीं हो पा रहा है, उसमें कहाँ से उसमें रोक लगी हुई है। जबकि भिंड को अगर आप देखें तो वहीं के सांसद भी हैं बीजेपी के, वहीं के मंत्री भी हैं जो आज भोपाल में बैठे हैं बड़े मंत्रालय को लेकर। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब भिंड की जनता ने लगातार भाजपा को सभी वहाँ पे सीटें दी हैं, उसके बावजूद काम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा प्रश्न है जो सिर्फ भिंड के ही मतदाता नहीं बल्कि चंबल के जो मतदाता हैं वो भी भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने सरकार तकनीक का दायरा बढ़ा रही है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने विभाग की 2.5 साल की उपलब्धियां और आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और सरकार के मुताबिक प्रदेश में 10,44,000 नए राशन कार्ड जारी हुए, जबकि 16,93,000 नए सदस्य भी जुड़े हैं। 73,94,000 कार्डों का नवीनीकरण किया गया है। सत्यापन के बाद 2,61,000 संदिग्ध सदस्य हटाए गए। वही धान भंडारण क्षमता बढ़ाने और सिटी गैस वितरण योजना के तहत 42 लाख घरों तक पाइपलाइन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए बाईपास स्थित अडमास आले रेस्टोरेंट के खाद्य लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच के दौरान एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, स्वच्छता को लेकर अनियमितता और खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया है। टीम ने मौके से 6 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल ने बिचौली मर्दाना स्थित एडम्स एले, इस रेस्टोरेंट का नाम है ये, वहां पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्टोर रूम में 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ मिले, जिन्हें मौके पर ही संचालक के माध्यम से नष्ट कराया गया। टीम ने 6 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। रिपोर्ट के आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो इसीलिए कार्रवाई हुई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार ऐसे अवैध जो मिलावटखोर है उनके खिलाफ सब कार्रवाई की जा रही है। और कल भी इसी क्रम में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ अनहाइजीनिक कंडीशन में किसी रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थ दिए जा रहे थे, तो हमारी टीम ने वहाँ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करी है, उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है, सैंपलिंग भी करी है और वहाँ पे बड़ी संख्या में पाया गया कि एक्सपायर्ड फूड आइटम्स का उपयोग किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से भी ऐसे सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के मिलावट के या अमानक खाद्य पदार्थों का उपयोग बिल्कुल न करें। मध्य प्रदेश में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं होने का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। रीवा में एनएसयूआई ने प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।
संगठन ने प्रत्यक्ष प्रणाली से जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। एनएसयूआई का यह कहना है कि छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। चुनाव के जरिए विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार मिलना चाहिए। संगठन ने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, सभी छात्र संगठनों को समान अवसर उपलब्ध कराने, छात्र प्रतिनिधियों के अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की है। न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल करी थी, उस पे लगभग 1 साल तक जो है वो न्यायालय में उस पे प्रोसेस चलते रहा। सरकार ने उसमें 2 बार, माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से उस पे 2 बार जवाब मांगे और फाइनली उस पे डिसीजन देते हुए जो है माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को मध्य प्रदेश में सितंबर माह के पहले सप्ताह में छात्र संघ चुनाव कराने के आदेश दिए। छात्र संघ का जो चुनाव है निष्पक्ष रूप से कराए जाने के संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनमें इनके कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। तो ये जो ज्ञापन इन्होंने प्रस्तुत किया उसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से जिनको भी इन्होंने प्रेषित किया वहाँ पे इनको आगे बढ़ा दिया। ग्वालियर में सरकारी राजस्व की करोड़ों की वसूली कानून पैच में अटका हुआ है और ये मामला जिवाजी क्लब पर बिना डायवर्जन अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में 36 करोड़ 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद करीब 1.5 साल से वसूली रुकी हुई है, जबकि स्टे हटाने की प्रशासनिक कोशिशों पर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं जीवाईएमसी की जमीन पर बरसों से चले आ रहे डायवर्जन टैक्स विवाद में हाईकोर्ट ने पुराने आदेश को रद्द कर मामला एसडीओ को वापस भेजा है। अब जमीन की मूल प्रकृति कृषि थी या आबादी, ये तय आगे होगा। सवाल अब यह है कि करोड़ों के राजस्व के इन मामलों में प्रशासन कब प्रभावी कार्रवाई करेगा। तो धन्ना सेठों के पास अच्छे वकील भी हैं और वकील हैं और वो साक्ष्य जुटाने में सक्षम है और झूठे साक्ष्य जुटाने में भी सक्षम है। तो झूठे साक्ष्यों के माध्यम से वो स्टे ले लेते हैं। स्टे में फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स की जहाँ मांग होती है हाई कोर्ट द्वारा न्याय के लिए जो आवश्यक है, उस कार्रवाई में वो कहीं ना कहीं डिले करते हैं, अगली तारीख बढ़ाते हैं, तारीख पे तारीख का प्रयास करते हैं और इस प्रकार समय निकलता जाता है। आखिर में ऐसे मामलों में बहुत समझौते होते हैं। ऐसे कई क्लब हैं और कई संस्थान हैं। वसूली के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जीवाजी क्लब और जीवाईएमसी क्लब पर करीब 19 करोड़ रुपए बकाया है। वो डायवर्शन शुल्क कलेक्ट्रेट से संबंधित है। जो खबर मैंने आज पढ़ी थी वो कलेक्ट्रेट का है, कलेक्ट्रेट का डायवर्शन का है, निगम का नहीं है वो टैक्स का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की जर्जर और जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों के मुद्दे पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हुए शहर की 8 सड़कों से सैंपल लेकर लैब में जांच कराने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस कमेटी में निगम अफसरों की नो एंट्री रहेगी, यानी कि निगम के अफसर इसमें शामिल नहीं होंगे। बता दें कि शहर की बदहाल सड़कों को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है। बीते दिनों कोर्ट के निर्देश पर निगम की तरफ से 1441 सड़कों के निर्माण के किए गए खर्च का ब्यौरा फाइलें मिनी ट्रक में भरकर कोर्ट तक पहुंचाई गई थी। 310 करोड़ के कामों का रिकॉर्ड पेश किया गया। इतनी फाइलों को देखकर हाईकोर्ट ने माना कि फाइलों की सूक्ष्म जांच व्यवहारिक रूप से तो संभव नहीं है। प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाते हुए फैसला सुनाया कि अब शहर की चुनिंदा प्रमुख सड़कों का रैंडम चयन किया जाएगा। मामले में कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी करते हुए एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो कि सड़कों पर जाकर सैंपल टेस्टिंग और तकनीकी माप करेगी। इस दौरान केवल निगम के अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, शासन, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई की अधिकारी उपस्थित रह सकेंगे। जांच में कोई भी व्यवधान ना आए, इसके लिए एसएसपी को पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दे दिए गए। पहले चरण की जांच में चेतकपुरी की सड़कें सहित कई प्रमुख सड़कों को शामिल किया गया है। प्रॉपर रोड की बनाते समय गुणवत्ता का ध्यान रखा गया, अन्यथा नहीं। नगर निगम आयुक्त जो उपस्थित हुए थे उनसे पूरा लेखा जोखा 2020 से लेकर 21 से लेकर अभी तक का पूरा लेखा जोखा मांगा है कि कितना पैसा रोडों के लिए आया। और 2 विभाग नगर निगम द्वारा बताया गया अपने जवाब में कि कुछ रोडें पीडब्ल्यूडी की और एनएचएआई की है,
तो मुझे दिशा निर्देश दिए गए कि पीडब्ल्यूडी एनएचआई को पार्टी बनाए, तो जिसमें पिटीशन में पार्टी बना लिया गया दोनों को। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी शहर की सड़कों की जानकारी मांगी गई थी, तो उसके पालन में शहर के मुख्य मार्ग और आंतरिक मार्ग की जानकारी जो है दे दी गई है। उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा उसमें एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करी गई है जो कुछ चुनिंदा सड़कों की उनकी गुणवत्ता की और स्पेसिफिकेशन अनुसार निर्माण हुआ है कि नहीं उसकी जांच करेगी। माननीय न्यायालय का पूरा नगर निगम द्वारा सहयोग किया जा रहा है और पूरा रिकॉर्ड या जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराई गई। इंदौर नगर निगम के बहुचर्चित नामांतरण घोटाले में जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की ओर से बनाए गए विभागीय जांच समिति और साइबर विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर 3 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। तीनों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, जबकि 2 स्थायी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा सहायक राजस्व अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बताया जा रहा है कि ई नगर पालिका पोर्टल पर उपायुक्तों की लॉगिंग आईडी का अनाधिकृत इस्तेमाल कर करीबन 350 संपत्तियों के नामांतरण संपत्ति विवरण में हेरफेर भी किया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों के नाम आए थे कि जिन लोगों से संपर्क करके लोगों ने ये रिकॉर्ड चेंज करने की प्राइमा फेसी कार्रवाई की थी, उनको कुछ शो कॉज नोटिस पहले एडिशनल कमिश्नर लेवल से इशू भी हुए थे। उनमें फिर हम लोगों ने जो रिस्पॉन्ड कंसर्न थे उनको सस्पेंशन की, 2 लोगों के निलंबन की और 3 लोगों के सेवा समाप्ति की जो है कार्रवाई की है। और फर्दर अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी हम लोग मैंने निर्देश दिए हैं, तो विभाग से उसमें साइबर पुलिस में एफआईआर की जाएगी और फिर जो जांच में अगर जो भी निकलता है कि और किसी ने भी अगर आईडी का मिसयूज़ किया तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर 10,000 करोड़ रुपए का पॉन्जी मामला सामने आया है। ईडी ने भोपाल मुंबई में छापा मारा है, तो भोपाल से ये बड़ी खबर 10,000 करोड़ का पॉन्जी मामला सामने आया है। ईडी ने भोपाल मुंबई में छापा मारा है। पॉन्जी ग्रुप का मालिक फरार है। मालिक समीर अग्रवाल विदेश फरार हो चुका है। ईडी ने 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जब्ती की है। डबल रिटर्न के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला है। 50 फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है। तो 10,000 करोड़ का पॉन्जी ये पूरा मामला है, धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर इस ग्रुप का जो मालिक है वो फरार है। गौरव गुप्ता इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, कब से कब का ये मामला है, कितने लोग इसमें पीड़ित है, किस तरह से इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और क्या जानकारी इस कंपनी के मालिक के बारे में सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, मुंबई और भोपाल के ठिकानों पर यहाँ पे छापेमार कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जहाँ पर रेड की गई है। ईडी की पूरी कार्रवाई रही है, जिसमें जो एक ग्रुप है, सागर ग्रुप इसका नाम बताया जा रहा है, और इसका जो मालिक है समीर अग्रवाल, वो भारत छोड़कर विदेश फरार हो चुका है ईडी कार्रवाई से पहले ही। लेकिन ईडी ने जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करी तो सामने आया कि करीब 10,000 करोड़ का करीब ये जो पॉन्जी का जो पूरा घोटाला होता है वो यहाँ पर किया गया है। पॉन्जी फ्रॉड है यहाँ पे, और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। अब इस पूरे मामले में कई सारे पीड़ित हैं, और क्योंकि अब जब इस मामले की जांच शुरू हुई थी तो ये जब बात निकल कर आई थी कि जो भी फ्रॉड का पैसा था उसको गलत तरीके से पहले विदेश भेजा जाता था, और उसके बाद फिर जो दूसरे जो अकाउंट्स होते थे, फर्जी अकाउंट्स होते थे, उसके माध्यम से उस पैसे को भारत वापस भिजवाया जाता था। इसके अलावा इसमें हवाला के माध्यम से भी पैसे को विदेश भेजने की बात जो है सामने आई थी, और उसी के चलते ईडी ने इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू की थी। जांच में निकल कर सामने आया कि करीब 10,000 करोड़ का जो है पूरा ये फ्रॉड है, और उसी के आधार पर ईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करी और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद कई सारे सबूत ईडी को मिले थे, जिसके बाद एक के बाद एक अब कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तमाम जो ऑफिस और तमाम जो कॉर्पोरेट ऑफिस पर जो कार्रवाई हुई है वहां से कई सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी ने जब्त किए हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे बात और निकल कर आई है कि कुछ ऐसी कंपनी जिसके आधार पर इस पूरे फ्रॉड को किया गया था वो कंपनी दरअसल थी ही नहीं। कुछ ऐसी कंपनी की जानकारी भी यहाँ पर सामने आई है, और एक पूरा का पूरा जो हवाला चैनल था वो यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरह से खुला है, जहाँ पे शेल कंपनी के माध्यम से पूरे पैसे को इधर से उधर किया जा रहा था।
अब फिलहाल ईडी ने इस पूरे मामले में कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जब्त किए हैं, जो इसमें जो कंपनी का मालिक है समीर अग्रवाल, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है और इस कंपनी से जुड़े हुए, इस फ्रॉड से जुड़े हुए जो अन्य दस्तावेज हैं, जो भी अन्य इन्वेस्टमेंट और जो भी पैसा देश से बाहर गया है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक मामला बहुत ज्यादा बड़ा होता हुआ मालूम पड़ रहा है और आगे भी इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए गौरव। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।